all my awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से attendance mark कर लें because this is going to be our last lecture of Cell the Unit of Life. आज Cell the Unit of Life finally खत्म हो जाएगा, जिसके साथ हमारा दूसरा चैप्टर ऑफ आरंभ बैच फॉर नीट 2025 खत्म हो जाएगा. आई होप नीट 2026 वाले भी ये सेशंस देख रहे हैं और आई होप आप सबको सेशंस अच्छा लग रहा है, सारी डिटेल्स आपको अच्छे लग रहे हैं. बहुत ही डिटेल्ड सेशन जा रहा है, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ना. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि हर एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का कवर हो और उसी के साथ साथ आपको मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो सारे प्रोवाइड करा रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे. तो आई होप सबने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा. जिसने नहीं किया है काजल सिंह बायोलॉजी जाकर चेक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, आई होप सबने वीडियो लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट कर दिया होगा. यस, कमेंट इज मस्ट गाइस, मुझे भी तो पता चले मेरे बायो हैंकर्स के बारे में. यस, सो फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट. जल्दी से कमेंट में जरूर बता देना और अपना दिल फेंक के जाना ना भूलना. ठीक है, एंड तक देखना क्लास. अभी अगर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम प्रीमियर क्यों नहीं हो रहा है, सो काफी बार ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ बच्चों को स्पीड बढ़ा कर देखनी थी, बट बिकॉज उन लोग 7 बजे आकर क्लास देख रहे थे, प्रीमियर में आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए वी डिसाइडेड कि रादर देन प्रीमियर करने से अच्छा है हम उसको डायरेक्टली पब्लिश कर देंगे. तो आप उसको 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे, या फिर अगर आपको यही स्पीड बेस्ट लग रही है तो इसी स्पीड पे आप देख सकते हैं सेशन. आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है आप वैसा देखिए. स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन बिकॉज आज हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त. किसी का अगर बैकलॉग रह गया है तो प्लीज उसको फटाफट 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 आज संडे यार निपटा लो जल्दी से. कल से तो हमारे न्यू चैप्टर्स जो है चालू हो जाएंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा आरंभ बैच का दूसरा चैप्टर होने वाला है खत्म, लेक्चर नंबर 7 के साथ, वेयर वी आर गोइंग टू कवर द ऑर्गेनल न्यूक्लियस. ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल. ये एक्चुअल में कहा जाता है हमारे सेल का ब्रेन है. जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन कौन है, ब्रेन, राइट? या सो हमारा ब्रेन क्या करता है, पूरे हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, बराबर? यस, ब्रेन के बिना किसी आज्ञा के हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होता. सेम उसी तरीके से आपका सेल भी जो फंक्शन करता है, बिकॉज हमें पता है हमारा सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट? तो उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ब्रेन कौन है, उसका ब्रेन बन जाता है आपका न्यूक्लियस. यस, तो न्यूक्लियस जो है बेटा जी, हमने एकदम स्टार्टिंग में जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे उसी टाइम पर हमने जो है पढ़ा था कि न्यूक्लियस हमारे किसने डिस्क्राइब किया था. यस, न्यूक्लियस किसने डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया था हमारे साइंटिस्ट जी रॉबर्ट ब्राउन ने. सो इट वाज फर्स्ट described by रॉबर्ट ब्राउन, है ना? रॉबर्ट ब्राउन जी ने जो है इसको डिस्कवर किया था. कब किया था? 1831 में इसे जो है सबसे पहले बताया था. अच्छा, इसके बाद जो है फ्लेमिंग जी का भी नाम इसमें आता है ना? तो बहुत बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है यार फ्लेमिंग थे या फिर रॉबर्ट ब्राउन थे. तो ध्यान दो, रॉबर्ट ब्राउन पहले थे जिन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था. लेटर ऑन जब स्टेनिंग एंड ऑल सब लोग जो एक्सपेरिमेंट करने लगे थे तो बेसिक डाई का यूज करते हुए न्यूक्लियस को स्टेन किया गया था और उसमें फिर बाद में जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे न्यूक्लियस का, फिर फ्लेमिंग जी ने उसको नाम क्रोमैटिन दिया गया था. ठीक है, यस. तो कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज मत होना आप लोग. फर्स्ट जो है डिस्क्राइब किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने. लेटर क्या हुआ था, यस, कि जो मटेरियल था ना, यस, न्यूक्लियस का मटेरियल जो था उसको स्टेन किया गया था. तो न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस ही था, ठीक है, बट लेटर मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस मतलब थोड़ा और डिटेल में सब लोग पढ़ने लगे थे और जब मटेरियल उसके न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को ऑफ न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड, यस, उसको हमने स्टेन किया था किससे, बाय बेसिक डाई. बेसिक डाइस के हेल्प से स्टेन किया गया था एंड वाज नेम्ड, क्या नाम दिया था उसका, क्रोमैटिन. क्रोमैटिन नाम दिया गया था. किसने किया था ये चीज, हमारे
फ्लेमिंग जी ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग जी ने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जी ने आया था, बताए थे न्यूक्लियस है भाई सेल के, इसमें बीच में कुछ तो डेंस पार्टिकल न्यूक्लियस दिख रहा है। और उसके बाद फ्लेमिंग जी ने और उसको जो है स्टडी करते समय स्टेन किया और उसके अंदर के मटेरियल्स जो थे न्यूक्लियस के अंदर के, उसको बोला क्रोमैटिन है। ठीक है, सो व्हाट इज न्यूक्लियस? ये बहुत ही आप देखोगे सेल के बीच में बहुत, यहां पर देखना, ये आपका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस एक बहुत ही सेंट्रल पार्ट हो जाता है सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और बहुत लार्ज दिखता है, इसलिए बहुत फटाक से जो है सेल ऑर्गेनल्स पता चलने से पहले ही न्यूक्लियस जो है लोगों को पता चल गया था, है ना। रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस देख लिया था कि बिफोर इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस पे भी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हमको पता चला अच्छा बाकी के भी सेल ऑर्गेनल्स है, बट न्यूक्लियस तो हमने फटाक से देख लिया था, राइट। तो यहां पर ये जो है सारी एक्टिविटी जो होती है यूकेरियोटिक सेल की, उसको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? इट इज वेरी लार्ज, रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनल है। रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनल मतलब क्या? बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हमने जो भी पढ़े अभी तक उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत ही लार्ज ऑर्गेनल है। ठीक है, ये रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनल है और इसका काम है कि ये जो है कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। क्यों भाई, क्यों यूकेरियोटिक? ऐसा भेदभाव क्यों? क्यों ऐसा भेदभाव? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों नहीं लिखा हमने? यस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, वो तो न्यूक्लियोइड होता है। तो न्यूक्लियस तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? हमारे यूकेरियोटिक सेल्स का। ठीक है, तो क्या सबके पास ये न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल सारे यूकेरियोटिक सेल्स के पास होता है। आर यू श्योर अबाउट इट? यस। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमारा जो आरबीसी है, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन आरबीसी जो होता है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब मैच्योर होने के बाद मैच्योर जो ह्यूमन आरबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर इन्यूक्लिएटेड। यस, यानी कि ऐसे भी कुछ यूकेरियोटिक सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, जैसे हमारा ह्यूमन आरबीसी। इवन प्लांट्स के केस में अगर आप आगे पढ़ोगे, जब हम लोग आगे का एनाटॉमी वो सब पढ़ेंगे, तब आपको समझेगा कि प्लांट्स में भी सीव ट्यूब सेल्स होते हैं जिनके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि ये एन्यूक्लिएटेड है या इन्यूक्लिएटेड आप बोल सकते हो। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली तो हमने पढ़ा था एक सेल होता है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट नहीं बेटा जी, कहां कहीं कहीं पर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, जैसे ओपैलिना। ओपैलिना एक एग्जांपल है जहां पर ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर मोर देन वन न्यूक्लियस, जैसे कि आपका दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा बाई न्यूक्लिएटेड। यस, तो दो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है पर सेल में, वो हमारे जूते का छाप कौन है? पैरामीशियम। यस, पैरामीशियम में जो है दो न्यूक्लियस, कभी उसका डायग्राम ध्यान से देखना, उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें कहीं कहीं पर जो है कुछ ऐसे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि एन्यूक्लिएटेड होते हैं, एन्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं बेटा जी जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। जैसे कि हमको देखने मिलता है किसमें? ओपैलिना में। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्जांपल्स कि भाई कैसे अलग अलग न्यूक्लियस। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, सिंगल वाले से मैच्योर आरबीसी लिखा है ना मैंने, इधर सीव ट्यूब सेल्स भी ऐड कर देना आप लोग, एंड सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, ये भी आ जाता है।
ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर की। तो इनके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिल रहा है? यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है प्रॉपर, बट ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है बेटा जी, कहीं कहीं पर आपको दिखेगा ये खुला खुला भी है ना। तो जहां जहां खाली है वो उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इनके पास एक न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा डेंस रीजन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, एंड उसके साइटोप्लाज्म को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये आपके जो है बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आप जब देखोगे इंटरफेस के दौरान, यस, जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियस आपका इसी तरीके से दिखता है। तो टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस है ये, ठीक है। किसकी क्या क्या दिख रहा है इसमें? हमको न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है, हमको न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है, न्यूक्लियो मैट्रिक्स दिखे, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म इज मैट्रिक्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और हमारा क्रोमैटिन दिख रहा है अलोंग विद न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। अब एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, तो न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें, यस, तो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन है बेटा जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर एक आउटर न्यूक्लियर एनवेलप है, यहाँ पर एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो कहलाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये देखो, यहाँ पर हो गया ये आउटर न्यूक्लियर, ठीक है, ये हो गया इनर न्यूक्लियर, और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो हो जाएगा आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये बन जाता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप बनने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर पोर्स है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इनके पास खाली 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 जगह भी प्रेजेंट है। अब ये जो खाली खाली जगह है, अब ये देखो, न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या होगा कि बाकी का जो सेल का साइटोप्लाज्म है उससे न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखना, अलग करके रखना। जैसे हमारा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे साइटोप्लाज्म को अलग करके रखता है, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर के साइटोप्लाज्म से अलग करने वाला कौन होगा? ये न्यूक्लियर एनवेलप होगा। क्लियर एवरीवन? यस। कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे, यस, तो इनका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, बहुत स्मूथ होता है इनर मेम्ब्रेन, ये बहुत स्मूथ होता है। वेयर आउटर मेम्ब्रेन पे आप अगर देखोगे तो कहीं कहीं पर आपको कहीं कहीं रेफरेंस बुक में मिलेगा कि कहीं कहीं क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यस, इट इज मेंशन्ड कि जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर मे बी, यस, वो स्मूथ भी हो सकता है, यस, और उसका जो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका जो साइटोप्लाज्मिक जो सरफेस होता है उसके पास राइबोसोम भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? गॉट इट? कहीं कहीं पर, जरूरी नहीं है हर जगह, कहीं कहीं पर। मोस्टली हम लोग तो स्मूथ ही देखते हैं ना, जो भी डायग्राम हम बनाते हैं वो स्मूथ ही देखते हैं। जैसे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमने देखा राइबोसोम, ठीक उसी तरीके से आउटर न्यूक्लियस में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर? यस। अब हमने ये भी देखा था कि जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद है, तो न्यूक्लियस कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, राइट? न्यूक्लियस का ही कंटिन्यूएशन होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? यस। चलो, ये तो हो गया हमारे न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। अब हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर जो था ये क्या था? ये बेसिकली फ्यूज हो जाता है कहीं कहीं पर और खाली रह जाता है। अब क्यों खाली है? अगर आपको याद है, हम ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ही, यस, ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर आपका जो डीएनए है ये एमआरएनए बन जाता है ना। बट ये एमआरएनए को अब बाहर आना पड़ेगा ताकि वो प्रोटीन बन सके, ट्रांसलेशन हो सके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ सके, पॉलीराइबोसोम्स बन सके। ये सब करने के लिए उसे न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा, है कि नहीं? न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए ये न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं। समझ में आया? ये जो है न्यूक्लियर पोर से ही निकल के बाहर आते हैं। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, चलो, न्यूक्लियर पोर भी क्लियर हो गया। यहां पर सेंटर में यहां देखोगे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस इज आल्सो प्रेजेंट। और ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, ठीक उसी तरीके से दिखता है ना। यस, सो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो है, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि ये राइबोसोम फैक्ट्री इनको बोला गया है। क्यों राइबोसोम फैक्ट्री? बिकॉज यहीं पर आपका जो आरआरएनए है, यस, आरआरएनए जो है उसका सिंथेसिस होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। और यहीं पर आपका जो है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल। वो अब ऑब्वियस सी बात है, राइबोसोम का वो हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, बराबर। सो दीज आर आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्वड इन योर प्रोटीन सिंथेसिस। इज दिस क्लियर?
यस चलो ये भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पर क्रोमैटिन पे। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन आप देखोगे जब हमारा सेल जो है डिवाइड नहीं करता, और फ्लेमिंग जी ने जब बेसिक डाई को यूज किया था तब ये जो है क्रोमैटिन जो है दिखने लगा था। ठीक है, जब ये क्रोमैटिन दिखने लगा था तब हमने देखा कि क्रोमैटिन इज नथिंग बट योर्स अनकंडेंस्ड स्टेट जो होता है क्रोमोसोम का। यस ये आपका बाद में पता चला था, दिस इज नथिंग बट योर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो क्रोमैटिन इज नथिंग बट आपका जेनेटिक मटेरियल है, डिफ्यूज नेटवर्क होता है, फाइबर्स के फॉर्म में दिखता है, और उसी को जब बाद में सेल डिवीजन करना होता है तो वो कंडेंस हो जाता है और आपका क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, यस इसकी एबिलिटी है कि ये स्टेन हो सकता है बेसिक डाई से। किसने बताया था? फ्लेमिंग जी ने बताया था। कौन से साल में बताया था? 1879 में बताया था। 1831 में देखना, 1831 में हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। ठीक है, और हमारे फ्लेमिंग जी ने आपका कौन से साल में? 1879 में, 1879 में उन्होंने स्टेन कर दिया था। ठीक है, यस क्लियर। चलो ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है बेटा जी? उसी का जैसा आपका साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस का जो होता है अंदर का पूरा रीजन जो मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर एवरीवन? यस उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होगा, डेंस नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सेमी फ्लूइड होगा। यस और यहाँ पर जो है इसी के अंदर न्यूक्लियोलस जो है प्रेजेंट होगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच यू हैव टू नोटिस कि इसके अंदर कुछ कुछ जो है फाइबर्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं क्रोमैटिन। बस वही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इससे अटैच्ड होते हैं और यहीं पर आपके राइबोसोम्स भी मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपके आउटर न्यूक्लियर पोर पे भी राइबोसोम मिलता है। तो ये हो गया हमारे पूरे स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन। अब लिख ले फटाक से। यस बेटा जी अब लिख ले फटाक से, आ जाइए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? यस पहले ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से, है ना। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है हम लिखेंगे कि न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा जी। पहली बात तो ये समझ लो कि दीज आर नॉन डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज जो होता है आपका उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस, है ना। सेल का जो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है उसको कहते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस, जिसको हमने पढ़ा था। तो दीज आर नॉन डिवाइडिंग फेज वाला इंटरफेस न्यूक्लियस जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे? उसके अंदर हमको देखने मिलेगा न्यूक्लियर एनवलप, उसके अंदर हमको देखने मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोलस एंड आपका क्रोमैटिन। ठीक है, बात करते हैं पहले हमारे न्यूक्लियर एनवलप की। तो न्यूक्लियर एनवलप में क्या क्या आएगा बेटा जी? न्यूक्लियर एनवलप जो है आपके सेल्स को साइटोप्लाज्म से आपके न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करके रखता है बराबर। तो यहां पर आ जाएगा कि ये जो है सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। किससे बना है? दो मेम्ब्रेन से बना है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। यस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बराबर। इनके बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? इनके बीच के स्पेस को कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये भी ठीक है। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और आउटर मेम्ब्रेन में कभी कभी राइबोसोम होता है। वो मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं, ये दिस आई गिव यू द इंफॉर्मेशन जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दिया। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं ज्यादा लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, यस। अब एक और एक चीज, आउटर मेम्ब्रेन इज ऑफन कनेक्टेड टू आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये ऑफन कनेक्टेड होता है टू योर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अच्छा इनके बीच का स्पेस का तो लिखा ही नहीं। एनक्लोजेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर
स्पेस, और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना विड्थ होता है बेटा जी? 10 to 50 नैनोमीटर होता है इसका विड्थ, ठीक है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस का विड्थ जो होता है मोटा, वो आपका 10 to 15 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। चलो ये भी हो गया। फिर न्यूक्लियर एनवलप कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पोर्स, इनके पास पोर्स प्रेजेंट होता है। वो पोर्स कैसे बनता है? इनके पास न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे बनते हैं? फ्यूजन से। यस, दीज आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जब फ्यूज करते हैं तो वहां पर आपका न्यूक्लियर पोर बन जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि एग्जाम्पल आपका आरएनए, ठीक है, आपका राइबोसोम्स एंड आपके प्रोटीन्स, इन सबको मूव कराने में, अंदर से बाहर, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाने में न्यूक्लियर पोर जो है वो करता है। फिर आते हैं और क्या फंक्शन, और क्या क्या चीजें थी? न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है बेटा जी? ये ट्रांसपेरेंट है, these are transparent, these are semi fluid, ठीक है। fills the nucleus, ठीक है। contains nucleolus, nucleolus and न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, यहीं पर लिख देते हैं। ये न्यूक्लियोलस क्या है? दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोलस में मिलता है, और यहां पर साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमने लिख लिया फटाफट फटाफट। अब क्या है? अब बात करते हैं आगे क्रोमैटिन का, ठीक है। यस, अरे क्रोमैटिन पहले लिख लेते हैं, फिर क्रोमोसोम पे जाते हैं। तो व्हाट इज, इनके पास जो है क्रोमैटिन भी देखने मिलता है ना। तो व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन मतलब क्रोमा है ना, क्रोमा, क्रोम, क्रोम वर्ड कहां से आता है? कलर से, बराबर, यस। तो ये जब आप इंटरफेस न्यूक्लियस देखते हैं, ये आपको किस में देखने मिलता है? क्रोमैटिन इंटरफेस न्यूक्लियस में ही देखने मिलता है। और इसके अंदर किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एकदम लूज, एक्सटेंडेड एंड डिफ्यूज्ड फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यस, इनको स्टेन किससे होता है? स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। किसने किया था? फ्लेमिंग जी ने। पीछे लिखा है इसलिए यहां पर नहीं लिख रही हूं। यस, ये आगे जाकर जब सेल डिवीजन करना होता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए? कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है। दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्लियर एवरीवन? और ये कब होता है? ये होता है जब इनको सेल डिवीजन करना होता है, ठीक है। यस, क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है बेटा जी? आपके डीएनए से। दीज आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आपके बेसिक प्रोटीन्स। और ये बेसिक प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। क्या सिर्फ इतनी ही चीजें प्रेजेंट होती है? नहीं, कुछ कभी कभी कहीं कहीं पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। ऑल्सो कंटेन्स आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या है? यस,
जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका काम क्या है कि ये जो है इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है, गोल सा हिस्टोन प्रोटीन्स है, तो इसी के ऊपर आपका जो डीएनए है वो वाउंड करता है, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, इसी के ऊपर डीएनए वाउंड करता है। यानी कि क्या कि इट्स लाइक जैसा हमारा सुई धागा होता है ना, यस, सुई धागे का जो धागा होता है वो धागे को कैसे एक रील पे ऐसा घुमा दिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये धागे को निकालना, अब एक एक्सपेरिमेंट करना ऑन योर ओन रिस्क, अगर मम्मी डांटेगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने बोला, ठीक है, परमिशन लेके करना। अब कोई धागा लेना, सबके घर में होता ही है, ठीक है, अब उसको खोल देना, ओके, और थोड़ा ऐसे ऐसे उसके साथ खेलना, ऐसे 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 खेलना, ठीक है, और खेलने के बाद उसको वापस से सुलझाना, देखना सुलझेगा ही नहीं, इतना ज्यादा उलझ जाएगा, कहीं कहीं नॉट्स लग जाएंगे, सुलझने में प्रॉब्लम होगा, राइट। अब क्या करना, अब जो दूसरा रील लेना चाहिए, ऑन योर ओन रिस्क अगेन, उस दूसरा रील लेना और उसमें से धागे को निकालना, कितना आराम से निकल जाएगा, सुलझा हुआ निकल जाएगा, है ना, सुलझ सुलझ के निकलेगा। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एक रील के ऊपर, एक कार्डबोर्ड के ऊपर जब उसको वाउंड किया था तो एकदम सुलझा के वाउंड किया था, जिसकी वजह से जब उसको अनरैप करने की जरूरत पड़ी तो वो बहुत ही आसानी से अनरैप हो गया। सिमिलरली जब ओके चलो वो छोड़ो, जब आपका दूसरा केस था, जब आपने पूरा खोल के उसके साथ खेल लिया, अब जब आप वो रील है, वो रील के साथ कितना भी खोलो और फिर उसको अनवाइंड करो, वो आराम से ही अनवाइंड होगा, बट जब आपने उसको खोल दिया और उसके साथ खेला वो उलझ गया। सिमिलरली वही केस है आपके आरएनए डीएनए के साथ। आपका डीएनए लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यार, है ना, यस, लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब उस थ्रेड को अगर न्यूक्लियस के अंदर बस रखा जाए और वो ढिंचैक ढिंचैक वहां पर आराम से जो है घूम रहा है इधर से उधर, और जब हमें उसको रीड करने की जरूरत पड़ेगी, जब या तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, यस, या तो आपका डुप्लीकेशन करने के लिए, यस, या फिर आपका जो है यहाँ पर सेल डिवीजन जब हमको करना है, तो हमको डीएनए को रीड करने की जरूरत पड़ेगी, बराबर, अनवाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। जब उसको डुप्लीकेट करना होगा उसको अनवाइंड तो करना होगा, जब उसको रीड करना होगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, रीड तो करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए आपको अनवाइंड करना है। अब वो अनवाइंड अगर ये ढिंचक ढिंचक कर रहा होगा आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो क्या वो अनवाइंड हो पाएगा? जल्दी से बताओ, नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए इनको हम वही सुई धागे जैसा वाउंड रैप करके रखते हैं ताकि वो आराम से सुलझ जाए, ठीक है। और वो जो कार्डबोर्ड है जो हम धागे को वाउंड करने के लिए यूज करते हैं, वो कार्डबोर्ड इज नथिंग बट योर हिस्टोन प्रोटीन्स। यही हिस्टोन प्रोटीन्स उनको पकड़ के रखते हैं। Got it? Yes, ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं? उनको पकड़ के रखते हैं। So these हिस्टोन प्रोटीन्स, यस, ये कैसे होते हैं? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। अब बोलोगे बेसिक क्यों? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो ध्यान देना। बेसिक क्यों? हमें पता है हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है बेटा जी? एसिडिक। अब ये एसिडिक है, ये तो ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है, यस। प्लस इनके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्यों? क्योंकि डीएनए के पास नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, राइट और नो? जल्दी से बताओ, क्या मैंने ये इंफॉर्मेशन सही दी है? यस, कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, यस। तो आ जाओ हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पैकेजिंग प्रोटीन्स। ये क्या है बेटा जी? ये है आपके पैकेजिंग प्रोटीन्स, और ये एसोसिएटेड होते हैं विद पैकेजिंग ऑफ डीएनए। प्रोटीन्स फॉर डीएनए, ठीक है, और उसको एक कंपोज स्ट्रक्चर में वो बना देता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, यस। डीएनए को पैक करके वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। और इसी क्रोमोसोम्स का अनकंडेंस स्टेट होता है आपका क्रोमैटिन। समझ में आया? यस, इसी क्रोमोसोम का अनकंडेंस स्टेट होता है आपका क्रोमैटिन, ठीक है। अब अलग अलग जब सेल डिवीजन, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, तो उसमें समझेगा कि जो अलग अलग स्टेजेस है सेल डिवीजन के, उसमें ये क्रोमैटिन, जब आपको सेल डिवीजन करना है तो फिर आप उसको कंडेंस करोगे, फिर उसमें आप डीएनए को वो करोगे, है ना, चेंजेस करोगे उसके अंदर। तो ये जो स्टेजेस हैं आपको हर स्टेज में अलग अलग दिखेगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको क्रोमैटिन दिखता है। क्यों? क्योंकि क्रोमैटिन जब आपके सेल को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो वो क्रोमैटिन फॉर्म में होगा।
जब वो डिवाइड करना चालू होगा तब जाके वो इंटरफेस से बाहर आएगा और फिर आके वो अपना जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज वो सब चालू करेगा, जिसमें प्रोफेज में ही उसका कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, समझेंगे बहुत डिटेल में। इसीलिए ये चैप्टर में आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है, पैकेजिंग मटेरियल है। समझ में आया? यस। अच्छा, यहां पर आपको देखना है कि ये जो क्रोमैटिन होता है ना बेटा जी, यस, ये होते हैं दो तरीके के, ठीक है, दो रीजन्स होते हैं। मतलब जब आप अलग अलग स्टेजेस देखोगे सेल डिवीजन के, तो वो सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेजेस में जो है आपको क्या मिलेगा, अलग अलग रीजन्स मिलेंगे, ठीक है, स्टेजेस में। दे शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। यहां पर आपको दिखेगा हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। क्या दिखेगा? हेट्रोक्रोमैटिन दिखेगा और यूक्रोमैटिन। अब हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन है, इसको कहते हैं बेसिकली जब आप क्रोमोसोम को देखते हो स्टेन करके, है ना, बेसिक स्टेन से स्टेन किया और उसको जब देखते हो, जैसे स्टेन कौन सा यूज होता है, कोई नाम बता सकता है? यस, वन आई विल टेल यू। वन इज आपका एसिटोकैलमाइन जो होता है, यस, एसिटोकार्माइन, सॉरी, एसिटोकार्माइन होता है, यस, वो एक बेसिक स्टेन होता है। एक और एक होता है, जल्दी से बताओ, एफ से होता है उसका नाम, जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, किस किस को याद है कौन सा वो बेसिक स्टेन है, ठीक है, यस। अब दो तरीके के रीजन जो है ऑब्जर्व होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन कौन सा है? वो रीजन जो कि डार्क स्टेन हो जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे लाइट स्टेन होंगे, यूक्रोमैटिन रीजन होता है, ठीक है। ये कब की बात है? इंटरफेस के दौरान, जब सेल डिवाइड नहीं करता और जब इन क्रोमैटिन को हम बेसिक स्टेन करते हैं, तो बेसिक स्टेन करने के बाद हमको ये रीजन्स दिखते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन दिखता है डार्क वाला, यूक्रोमैटिन दिखता है लाइट वाला। अच्छा, इनका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव रीजन होता है और हाईली कंडेंस्ड होता है, इसीलिए वो डार्क स्टेन हो जाता है, ठीक है। जेनेटिकली ये जो है कंप्लीटली इनएक्टिव स्टेज होता है। वहीं पर आपका यूक्रोमैटिन जो होता है ये एक्टिव भी होता है जेनेटिकली, एंड दे आर रिच इन लूजली पैक्ड डीएनए, यस। और अगर ये रिच लूजली पैक्ड डीएनए यहां पर है, यानी कि रील को खोलने में तो यहीं पर मजा आएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन भी यहीं पर होगा। कहां पर? यूक्रोमैटिन में। इज दिस क्लियर? यस। चलो वो भी लिख लेते हैं हम लोग कि हमारा हेट्रोक्रोमैटिन यानी यूक्रोमैटिन जो है ऑब्जर्व होता है व्हेन क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड। आगे लिखूं या यहीं लिख लूं? चलो यहीं लिख लेते हैं। व्हेन क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड विद बेसिक डाइज। अब वो नाम आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। दो रीजन्स देखने मिलते हैं, दो रीजन्स आर ऑब्जर्व्ड। कौन से रीजन्स हैं वो? पहला आ जाता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन। और दूसरा क्या रीजन है बेटा? यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन रीजन, ठीक है, ये दो रीजन। अब हेट्रोक्रोमैटिन का क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन डार्क रीजन है, ठीक है, डार्क रीजन है। और ये कब दिख रहा है? आपके इंटरफेस के दौरान ही ये दिखता है, ठीक है। डार्क है, डेंस है, जेनेटिकली इनएक्टिव है। कैसा है? जेनेटिकली इनएक्टिव है, हाईली कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड है, और यहां पर डीएनए टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड डीएनए। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, इसीलिए ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? यस। ये सारे नोट्स मैं आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगी, ठीक है। वहीं पर यूक्रोमैटिन जो है लाइट स्टेन्ड है, ठीक है। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है, ठीक है, और यहां पर कंडेंस नहीं बल्कि लूजली पैक्ड आपके डीएनए होते हैं, और इसी वजह से यहां पर ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, अरे जगह ही नहीं बचा, चलो मैं नोट्स में अच्छे से लिख के भेज दूंगी तुम लोग को। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स हियर, क्लियर?
चलो ये हो गया अभी। अब बात करते हैं क्रोमोसोम का डिटेल में, ठीक है। ये सब तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग जो है क्रोमोसोम को पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम बेटा जी, क्रोमोसोम इज नथिंग बट यहाँ पर दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे दो आइडेंटिकल ऐसे इस तरीके से हाफ्स होते हैं और उनको यहाँ पर सेंटर में पकड़ के रखा जाता है। किसके हेल्प से? इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उनको पकड़ के रखा जाता है और ये पकड़ के रखे जाने वाला कौन है? इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर्स कहते हैं। क्रोमैटिड्स यानी यहाँ पर दो क्रोमैटिड्स हैं और दो क्रोमैटिड्स को पकड़ के रखा जाता है सेंट्रोमियर के हेल्प से, विच इज योर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यही क्रोमोसोम को जब हम अनवाइंड करते हैं ना, तो दैट इज नथिंग बट लॉन्ग थ्रेड ऑफ योर डीएनए। क्लियर एवरीवन? यस, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड हो सकता है आपके डीएनए का, इतना समझो, इतना लंबा होता है। और सोचो न्यूक्लियस सेल इतना छोटा होता है, हमको दिखता नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, हमको दिखता नहीं है, उसके अंदर आपके न्यूक्लियोलस वो सब प्रेजेंट है, वहां पर इतने छोटे 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 लॉन्ग। अब उसमें सोचो 2 मीटर का थ्रेड आपका डीएनए का कैसे फिट होता होगा, है ना। इतना जो है वो माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया? यस। तो क्रोमोसोम्स में क्या क्या है? क्रोमोसोम्स के पास है दो आइडेंटिकल हाफ्स, दो आइडेंटिकल हाफ्स प्रेजेंट हैं, यस, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? क्रोमैटिड्स कहते हैं। एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर, इनको साथ में रखा जाता है एट पॉइंट, जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर्स। और ये जो सेंट्रोमियर्स, ये बेसिकली क्या होता है? ये नैरो अपीयरेंस देता है ना। ये इसके वजह से, ये सेंट्रोमियर के वजह से देयर इज अ नैरो अपीयरेंस, नैरो रहता है ना रीजन, एंड इसीलिए उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यस, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर इसके बगल में अगर देखेंगे, ये देखो, ये इसके बगल में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये दिस इज योर काइनेटोकोर। ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। रुको, ये है यहाँ पर सेंटर में, ये है आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये सेंट्रोमियर। इनके बगल में ये डिस्क जैसा जो शेप होता है, उसको कहते हैं हम बेटा जी काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ओके, चलो वो भी लिख लेते हैं हम। ऑन साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के साइड्स में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर्स होते हैं, जब आपका सेल डिवीजन होने वाला होता है, जैसे आपके जो स्पिंडल फाइबर्स जब आते हैं, सेल डिवीजन होने वाला होता है, तो ये काइनेटोकोर्स के ऊपर ही अटैच होते हैं आपके क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। तो ये हम लोग कब पढ़ेंगे? सेल डिवीजन के टाइम पे। अभी बस ध्यान दो, काइनेटोकोर स्ट्रक्चर क्या है? डिस्क जैसा बगल में प्रेजेंट होता है, ये है आपका काइनेटोकोर्स, ठीक है। यस, इनके जो एंड्स होते हैं बेटा जी, एंड्स, ठीक है, इनका जो एंड्स होता है क्रोमोसोम्स का, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टीलोमियर्स। टीलोमियर्स ये क्या करते हैं? ये आपके क्रोमोसोम को सील कर देते हैं, ताकि ये कोई भी क्रोमोसोम लूज ना हो जाए। बेसिकली सील कर दिया, सील पैक हो गया, दोनों एंड्स जो है सील पैक कर दिए। समझ में आया? तो इट्स बेसिकली आपको बस इतना समझना है कि सील पैक की तरह है। अच्छा, अब ये समझो कि किधर किधर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है ना, जरूरी नहीं है हमेशा सेंटर में होगा, कहीं कहीं पर ये बगल में भी होता है, एंड में भी होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ की प्रेजेंस, लोकेशंस ऑफ सेंट्रोमियर, आपके क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे पास 4 तरीके के क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वी हैव 4 टाइप्स। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजीशन ऑफ योर सेंट्रोमियर, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से हमारे पास 4 तरीके के आपके क्या आ जाता है? क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। जैसे यहां पर पहला टाइप आ जाता है, पहला टाइप आ जाता है बेटा जी मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं मीडियन क्रोमोसोम्स। अब ये मीडियन क्रोमोसोम्स क्यों कहा जा रहा है? मीडियन मतलब बीच में, मीडियन मतलब बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द सेंटर। और इसके वजह से क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है बेटा जी? वी शेप्ड।
वी शेप्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, किस तरीके का दिखेगा, ये इधर का इवन, ये इधर का इवन, और ये सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो दूसरा बात करते हैं। दूसरा आ जाता है आपका सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको हम सब मीडियन भी कहते हैं, इसको हम लोग सब मीडियन सेंट्रोमियर भी कहते हैं, मीडियन सेंट्रोमियर, सब मीडियन सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये सब मीडियन में क्या होगा, दिस इज स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा ही दूर होता है। यस, या फिर आप बोल सकते हो एंड के थोड़ा सा नजदीक जो है ये जा रहा है। ओके, इसमें शेप कैसा दिखेगा हमारे क्रोमोसोम का, आप देखो ये हमारा क्रोमोसोम है, सपोज ये इधर है, तो इसमें से एक आपको छोटे आम दिखेंगे, एक बड़े आम दिखेंगे, है ना। यहाँ पर ड्रॉ नहीं करती हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे इमेज देख लो, एक है आपका यहाँ पर सेंट्रोमियर, देखो ये सेंटर में है ना, ये एक दोनों इक्वल आर्म्स है, राइट। यहाँ पर देखना ये दोनों सेंट्रोमियर के इक्वल आर्म्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियन वाला सेंट्रोमियर। यहाँ पर आप देखना ये थोड़ा सा जो है सेंटर से दूर है, अगेन आई एम हाइडिंग इट, सॉरी ये सेंटर है, ये सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये देखना एंड के थोड़ा नजदीक है, ये एकदम छोटा हो गया, ये एकदम बड़ा हो गया। यस, और ये लास्ट वाला देखना एकदम एंड में है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया सब मेटासेंट्रिक। और ये सब मेटासेंट्रिक में शेप कैसा होगा बेटा जी, यस, इनका शेप कैसा होगा, एल शेप्ड। ये कैसे होंगे, एल शेप्ड होंगे। ये हो गया वी शेप्ड, ये हो गया एल शेप्ड। ठीक है, यस। और ये हमको कब दिखते हैं, ये एनाफेज के दौरान जो है ये सब बहुत अच्छे से हमको दिखते हैं, एनाफेज के टाइम पर ये दिखते हैं। ठीक है, तीसरा जो टाइप है जो कि अवे है एकदम, है ना, यस, वो हो गया एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, या फिर आप कह सकते हो सब टर्मिनल सेंट्रोमियर यहां पर प्रेजेंट होता है। कैसा, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। इसमें किधर प्रेजेंट है, क्लोज टू वन एंड, और इसकी वजह से शेप कैसा दिखता है, जे शेप्ड का दिखता है हमारा क्रोमोसोम, एनाफेज के दौरान जे शेप्ड का दिखता है। ठीक है, और लास्टली चौथा है आपका टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक या फिर आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर। और यहां पर शेप कैसा दिखता है बेटा जी, ये आई शेप्ड दिखता है। अब इतना टीलोसेंट्रिक ये तो देख के समझ में आ गया, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, एट एंड, टिप, एक टिप पर प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारे चार तरीके, चार टाइप्स। ठीक है, अच्छा इनके अलावा भी, यस, इनके अलावा भी एक होता है जहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी सेंट्रोमियर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ऑलरेडी एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। उसके अलावा, यस, उसके अलावा जब आपको कंस्ट्रिक्शन देखने मिलता है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर है ना देखने मिल रहा है, यस, तो इसको क्या कहते हैं बेटा जी, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो इधर ही हम लिख लेते हैं, ये जो है दीज आर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस। और ये जहां सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस जहां जहां प्रेजेंट होते हैं ना, इनको कहते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, दीज आर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जहां जहां जिस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम में बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी अगर एक और एक प्रेजेंट रहा, जैसे सिंपल में बोलूं, ये सपोज एक है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हम एक और एक नाम है, और NOR भी कहा जाता है। NOR क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, एट द एंड्स अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम में अगर कहीं पर बियॉन्ड, यस, अपार्ट फ्रॉम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा, अगर जो पार्ट होता है, यस, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो प्रेजेंट होता है, उसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है,
यस और क्रोमोसोम के पास जिसके पास सैटेलाइट होता है उसको क्या कहते हैं, एसएटी क्रोमोसोम्स कहते हैं। व्हाट इज एसएटी? यस सैटेलाइट क्रोमोसोम्स जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। मार्कर क्रोमोसोम भी इसको कह सकते हैं, बट ये आपके एनसीईआरटी में पहले वाले इसमें था, तो अब ये सब नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए कि अगर इसके पार्ट जो है क्रोमोसोम का जो कि बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अगर प्रेजेंट होता है तो उसको सैटेलाइट कहते हैं, अगर प्रेजेंट हुआ तो। ठीक, चलो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज छोटू सा टॉपिक, विच इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या है बेटा जी? माइक्रोबॉडीज हैं कि आपके इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं ना, यस, जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, उसको कहते हैं हम माइक्रोबॉडीज। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड ऑल सारे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसमें? आपके जैसे भी कोई भी जो रिएक्शंस होता है, जैसे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रहा है या फिर रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, ये सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनके एंजाइम्स जो है इन्हीं माइक्रोबॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दीज? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles, ठीक है, contains various enzymes, ठीक है, present in both plants and animals. ओके, जैसे एग्जाम्पल्स हैं इनके, पेरोक्सीजोम्स, फिर आगे आपका स्फेरोजोम्स, फिर आगे आपका ग्लायोक्सी जोम्स। ये क्या है? ये अलग अलग एग्जांपल्स है। अब इसका ब्रीफ में कर देती हूँ आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेरोक्सीजोम्स क्या है? जिनके पास आपके पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस जो होता है ना, यस, जो एंजाइम्स होते हैं, यस, सो दे हैव एंजाइम्स फॉर पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस। पेरोक्साइड जब बनाना होता है तो उनके सारे एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट है, इसलिए इनको कहा जाता है पेरोक्सीजोम्स। इजी। अब ये कहाँ यूज होगा? जैसे फोटो रेस्पिरेशन करना होगा प्लांट्स का, तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, इनको ये जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन होते हैं, पेरोक्सीजोम्स। क्लियर। फिर आते हैं स्फेरोसोम्स पे, ब्रीफली पढ़ते हैं। स्फेरोसोम्स क्या है बेटा जी? जहां जहां स्टोरेज करना होगा, सिंथेसिस करना होगा फैट्स का, ठीक है, फैट्स का, तो वहां पर ये स्फेरोसोम्स जो है प्रेजेंट होंगे। आपके जो एंडोस्पर्म्स के सेल्स होते हैं, जो कैस्टर जैसे सीड ले लिया है ना, कैस्टर सीड्स ये सब जो ले लिया, उसमें जो भी ऑयल सीड्स ले लो, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास ये स्फेरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस। और ये किससे बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ओके, क्लियर। इनको एक और एक नाम दिया जाता है, प्लांट लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। मतलब जैसे लाइसोसोम्स होते हैं, इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी कहा जाता है, बिकॉज इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्टली बात करते हैं ग्लाइकोक्सिसोम्स। ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या है बेटा जी? जहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होने वाला रहता है, यानी कि आपके जो फैट्स हैं उनको तोड़ तोड़ के जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जब बदला जाता है, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। ग्लूकोज आप बना रहे हो, राइट। तो जो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल्स ये सब जो होते हैं, आप फैट्स को ब्रेक डाउन करके आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हो, ये सारे वो सब करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन्हें बनाता है, ग्लाइकोक्सिसोम्स को। वो सब करने के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हीं के अंदर एक वेसिकल्स के अंदर भर के बाहर भेज देता है। समझ में आया? यस। इवन जितने भी जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं, यस, जैसे कि आपका फैटी सीड्स जो होता है, कैस्टर सीड्स एंड ऑल, उनमें ये पाया जाता है। ग्राउंड नट्स हो गए, कैस्टर सीड्स हो गए, नट्स जो हो गए, वो सब में ये जो है ग्लाइकोक्सिसोम्स पाया जाता है। गॉट इट एवरीवन? चलो, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, सारा चैप्टर अंडरस्टैंड किया होगा आप लोग ने। तो जल्दी से रेड हार्ट्स इन द कमेंट्स बिलो। यस, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये करना ना भूलें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आपका लाइक्स तो आप लोग करते ही हो, कमेंट आप लोग करते ही हो, बट मतलब
रोजाना जो है कुछ ही बच्चे मैं देखती हूँ कंसिस्टेंटली वो लिखते हैं कि यस फ्यूचर डॉक्टर। मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, एनटीए ने हमारी बैंड बजा के रखी है, बट कोई बात नहीं बेटा, हम करते रहेंगे, है ना, हम डटे रहेंगे कि 2024 वालों को जो है यस जस्टिस भी मिले और 2025 वालों के लिए जो है रास्ता बहुत अच्छी तरीके से खुल जाए। तो हमारा काम है वो सारे डिस्ट्रक्शन से दूर होके हम अपना एक जेन्यून एफर्ट्स देंगे और हम जरूर देंगे, ठीक है। यस बेटा जी, तो बस आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। शेयर करना आपके लिए मेरे मतलब, मैंने शेक क्यों लिखा है, ओए होए ओए होए ओए शेयर जरूर करिएगा। यस इट विल हेल्प मी अ लॉट टू रीच आउट टू मोर ऑफ द स्टूडेंट्स। बायो हैंकर्स की फैमिली बढ़ेगी तो और मजा आएगा पढ़ने में। यस एंड आई हैव ओनली योर सपोर्ट विथ मी गाइज, सो आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू ऑल। सो प्लीज मेक श्योर, अगर आपको लग रहा है कि वर्थ इट कंटेंट मिल रहा है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, सारा कंटेंट, सारा नोट्स, दिस इज द फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल तरीके से आपको जो है डिलीवर किया जा रहा है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसे जो है लाइक शेयर कमेंट करके बाकी बच्चों के साथ जो है जरूर शेयर करें। इफ यू वांट यू कैन टैग मी ऑन माय सोशल मीडिया, मेरे को जरूर टैग करिएगा, मैं रीशेयर जरूर करूंगी आपके स्टोरीज को। इफ यू लाइक इट डू शेयर, ओके। चलो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच, आई होप यू एंजॉय इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। तो नया चैप्टर कौन सा होगा, किस किस को याद है, मैंने आप लोगों को चैप्टर सीक्वेंस बताया था, जिस जिसको याद है जल्दी से कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन से होने वाला है। So see you guys in next class. Till then, tatas, bye bye, take care everyone and see ya.